समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि कुसुम ए योजना आई है। इसकी जो एक फिक्स अर्निंग बनेगी। खेती कभी भी किसान के पक्ष में नहीं रही है, सब कुदरत के पक्ष में रही है। कुदरत कभी फसल पे क्या हो जाए, उसका कोई मार्केट का क्या हो जाए, इस पर कोई डिपेंडेंट, कब भाव नीचे हो जाए, कब बीमारी आ जाए, कब मौसम बिगड़ जाए, कुदरत के हाथ में होता है, वो अपने हाथ में नहीं। कितनी प्लेटों के बीच में एक इन्वर्टर होना चाहिए, तो कितना सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा, कितना बैंक फाइनेंस होगा। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कुसुम ए, बी और सी। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए जो है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? 1 मेगावाट के लिए 3 एकड़ जमीन लगती है। सर, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैं और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। पीपीए मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट, वो आपसे बिजली 25 साल के लिए खरीदेंगे। ईपीसी फाइनल करते समय आपने अपने दिमाग में क्या क्या चीजें रखी थी? आप ईपीसी से आप बहुत सारे प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मुझे एक ही जगह ये सब चीजें इन हाउस मिल। सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सोलर प्लेट ही होता है, और आप अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बने। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकाश जैन और आज मैं आया हूँ खरगोन जिले के कसरावत ग्राम में, जहाँ पे हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार पाटीदार जी, जिनका ये प्लांट है 2.4 मेगावाट का। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे इस प्लांट के बारे में और जानेंगे कि यहाँ का जनरेशन कैसा है, उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि ये प्लांट बनाना है। तो नमस्ते सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये प्लांट हमने देखा, ये प्लांट बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इस प्लांट के बारे में और इस योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? इससे पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम है सुरेंद्र पाटीदार पांचोटिया, निवासी कसावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हाँ जी। और मैं खेती का काम भी करता हूँ, और खेती में जब मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि कुसुम ए योजना आई है, जिसमें भारत सरकार की भी मदद होती है, तो मैंने भी इसकी पूरी जानकारी निकाली। तो सोलर सोर्स कंपनी से मेरा संपर्क हुआ। फिर उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई कि आपको कितनी ज़मीन की आवश्यकता लगेगी, कैसे होगा, कितनी इसकी कास्ट आएगी, सब उन्होंने मुझे बताया। हाँ जी। फिर हमने घर पर परिवार के साथ बैठ कर चर्चा करी। उसके बाद में हमने प्लान करा कि हमें ये सेटअप करवाना है, और ये सेटअप फिर हमने करवाया ये। ओके सर, ये जो पूरा प्लांट है आपका 2.4 मेगावाट का, ये कितने एकड़ में फैला होगा? ये 6 एकड़ में था। 6 एकड़ में जी। और सर, आपने बताया कि आप इससे पहले किसानी भी करते थे, आप खेती भी करते थे, तो यहाँ पे किस चीज़ की खेती होती थी इस ज़मीन पे? इस ज़मीन पे टमाटर वगैरह की खेती करते थे हम। टमाटर की। सर, अभी जैसे ये आपका प्लांट चालू हो गया है, तो जो आपकी खेती से आय होती थी, उसके बदले इससे जो आय होगी, इन दोनों में कितना फ़र्क होगा? क्योंकि ये तो अब क्या है कि इसकी जो एक फिक्स अर्निंग बनेगी। हाँ जी। खेती कभी भी किसान के पक्ष में नहीं रही है, सब कुदरत के पक्ष में रही है। कुदरत कभी फसल पे क्या हो जाए, उसका कोई मार्केट का क्या हो जाए, इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। ये एक श्योर है कि कहीं ना कहीं इस पर अपने को हर महीने मिलता ही रहेगा। इसमें ये 100% गारंटी हो गई। खेती में कोई गारंटी नहीं होती है। कब भाव नीचे हो जाए, कब बीमारी आ जाए, कब मौसम बिगड़ जाए, कुदरत के हाथ में होता है, वो अपने हाथ में नहीं था। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि ये प्लांट हमको सेटअप करवाना है। ओके सर, ये प्लांट आपने खुद यहाँ खड़े होके पूरा बनवाया है, या फिर किसी मतलब आपकी तरफ से कोई थे जिन्होंने प्लांट के पूरा देख रेख की? और मेरा बेटा है इसमें। मेरा सहयोग वही करता था, ये टेक्निकल मामले में वही उसने देखा। बाकी का जो है ज़मीन का है, ज़मीन को लेवलिंग करना है, ये करना है, ये सारे काम हमारे थे, ये हमने हमारे स्तर पे करे। बाकी बेटा टेक्निकल है, वो पढ़ा लिखा है, उसने ये सब सेटअप जमाया था। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। आपने जो हमें प्लांट के बारे में सारी डिटेल्स बताई, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपसे बस एक चीज़ चाहेंगे कि आप अपने बेटे मितेश जी जो हैं, उनसे भी हमारा परिचय करवा दीजिए। मेरे ज़्यादा जानकारी वही दे रहे हैं, क्योंकि पूरा सेटअप सेट कराने में उसी का हाथ है। हाँ जी। और वही टेक्निकल और पूरी जानकारी मेरे से बेहतर वो दे पाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते मितेश जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। सुरेंद्र जी ने बताया कि ये पूरा प्लांट आपने खड़े होके यहाँ बनाया, एक एक टेक्निकल डिटेल्स आपकी देख रेख में यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे
उससे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, मेरा नाम है मितेश पाटीदार पांचोटिया। मैं कसरावत का निवासी हूँ। ये जो आप प्लांट देख पा रहे हैं, ये मेरे फादर के नेम पर ही ये ज़मीन थी। हाँ जी। और उस पर हमने ये प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए, जब मुझे पता चला कि इस टाइप की कोई योजना है और इस पर प्लांट हमें इस्टेब्लिश करना है, हाँ जी, तो हमने डिस्कस किया और आवेदन भी कर दिया। तो सर आपने बताया कि आपने पीएम कुसुम का एक प्लांट देखा, उसके बाद अखबारों से आपको पीएम कुसुम के बारे में पता चला, कंपोनेंट ए के बारे में। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए जो है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? सबसे पहले जैसे कुसुम ए की योजना के बारे में बात करते हैं तो ये ऊर्जा विकास निगम हाँ जी, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये योजना को इम्प्लीमेंट, ये चूंकि योजना केंद्र शासन की है, हाँ जी, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कुसुम ए, बी और सी। मगर ये प्रोजेक्ट लगा है कुसुम ए योजना के अंतर्गत, ओके, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान हो सकता है, हाँ जी, कोई उत्पादक जिसको डेवलपर बोला जाता है हो सकता है, पंचायत भी हो सकती है, ओके, पंचायत कर सकती है, कोई कंपनी कर सकती है। हाँ जी, इस प्रकार से कोई भी ऐसी एंटिटी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है, हाँ जी, जिसके लिए सबसे पहले तो उसको अपने नियरेस्ट ग्रिड पर हाँ जी, अपने क्या डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए, हाँ जी, क्योंकि कुसुम ए योजना है, इसकी जो बिजली सप्लाई होती है, कुसुम ए और कुसुम सी के बेस में बेसिक डिफरेंस है। कुसुम ए योजना का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिजली का, ये डीएल डोमेस्टिक लाइटिंग जो फीडर्स होते हैं Okay. उनके लिए होता है, ओके, और कुसुम सी योजना सिर्फ इरिगेशन फीडर्स के लिए ही बनी हुई है। ओके, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। मैंने जब Okay. स्टडी किया इसके बारे में तो हाँ ये जी। चीज़ें मिली मुझे। हाँ जी, तो इसमें कुसुम ए में डोमेस्टिक एंड इरिगेशन बोथ हो सकते हैं, मगर कुसुम सी में सिर्फ इरिगेशन फीडर्स के लिए ही वो योजना है। ओके। ए में डोमेस्टिक और इरिगेशन दोनों हो सकता है, जी जी, और सी बस इरिगेशन के लिए। इरिगेशन फीडर्स के लिए है। ओके, जी जी, ठीक है। तो जैसे आपने अभी बताया कि कौन कौन इस योजना के तहत प्लांट लगा सकते हैं। जी। इस योजना में क्या ज़मीन का साइज या फिर फीडर से कितना दूर होना चाहिए, इसका भी कुछ? हाँ, यहाँ हम बात करते हैं कि जमीन से रिलेटेड है ना, हाँ जी। कितनी जमीन चाहिए सबसे पहले। हाँ यदि जी। आप किसान हैं तो ये योजना कुसुम ए योजना में 0.5 मेगावाट मतलब 500 किलोवाट से लेके 2000 किलोवाट मतलब 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट डल सकते हैं। ओके, तो 1 मेगावाट के लिए 3 एकड़ जमीन लगती है। यदि ये जैसे आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं 2 मेगावाट का है, हाँ जी, तो यहाँ पर हमें 6 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट लगी। यदि 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो 3 एकड़ की जमीन, यदि उससे भी कम है 0.5 मेगावाट है तो कम से कम 1.5 से 2 एकड़ की जमीन आपको लगेगी ही लगेगी। सर ये जो आपने 2 मेगावाट बताया, ये एसी है या डीसी है? ये 2 मेगावाट एसी है, ओके। जिसमें 2.4 मेगावाट डीसी जो प्लेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाँ जी, ये एक इंडिविजुअल जो प्लेट है ये 590 वाट पीक की है। ओके, इसमें 590 यदि वाट पीक की बात करें और यहाँ पर 4080 प्लेटें लगी हुई है, हाँ जी, तो इस प्रकार से 2.4 मेगावाट डीसी ओके, का कैपेसिटी है। जब हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे कन्वर्जन लॉसेस होते हैं, ओके, चाहे वो डस्ट से हो सकता है, हाँ जी, चाहे केबल लॉस हो सकता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या कन्वर्शन लॉसेस हो सकते हैं, टेम्परेचर लॉस हो सकते हैं। हाँ जी, तब ये होता है तो ऑलमोस्ट 20% लॉसेस हो जाते हैं। तो ये 2.4 मेगावाट डीसी जब हम फाइनल आउटपुट लेते हैं, ये भी पीक आवर्स में 2 मेगावाट 2 मेगावाट एसी। एसी में कन्वर्ट होता है। जैसे ओके। आज का सीजन बहुत क्लाउडी है, हाँ जी, तो हमारी कैपेसिटी भले ही 2 मेगावाट है, अभी एट लास्ट इस टाइम पे यदि अपन बात करेंगे तो मुश्किल से 500 या 400 किलोवाट 600 किलोवाट के बीच में प्रोडक्शन अभी हो रहा है। ओके। जैसे ही आसमान क्लियर होगा ये 2 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। ओके। सर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैं और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा था, क्या था, कितना टाइम लगा आपको और क्या क्या स्टेजेस थे? एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो वेबसाइट्स पर और समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी डिटेल्स आती है हाँ जी, कि कुसुम ए योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इन फीडर्स पर इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, वो जब आपको मालूम होता है तब आप उसमें एक ऑनलाइन गूगल शीट दी जाती है। हाँ, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की वेबसाइट पर जाएंगे आप, वहाँ से कुसुम ए कंपोनेंट का एक पार्ट है, वहाँ पर जैसे ही अंदर जाएंगे वहाँ पर गूगल फॉर्म लिंक रहती है, जिसमें ऑनलाइन एक आवेदन किया जाता है, जिसमें बेसिक डिटेल्स, केवाईसी डिटेल, लैंड डिटेल्स और हाँ जी, ये जानकारियाँ, कैपेसिटी कितनी लगाना चाहते हैं, ये जानकारियाँ सबसे पहले भरी जाती है। ओके, ये जब आवेदन हो जाता है
तो ये आवेदन पहुंच जाता है ऊर्जा विकास निगम के पास। अब वहाँ पर टेक्निकल उसका एक फीस भी रहता है, नॉमिनल फीस रहता है 5-6 हज़ार के आसपास में जो भी रहती है। हाँ जी। तो वो फीस जब आप भरते हैं तो एक आवेदन हो गया, उसका एक मेल कंफर्मेशन मेल आ जाता है कि हाँ आपका एक आवेदन वहाँ पर पहुँच चुका है। ओके। उसके पश्चात क्या होता है कि जैसे ही ये आवेदन हुआ, अब वहाँ से मेल भी आ गया हमारे पास। इसके बाद वहाँ पे टेक्निकल, ये हो सकता है कि एक जगह के लिए, एक ग्रिड के लिए एक से ज़्यादा आवेदन हुए हों। हाँ जी। ऐसा ही नहीं कि हमारा अकेला ही हुआ है। हाँ। हो सकता है वहाँ पे एक से ज़्यादा आवेदन हुए हों, तो 1, 2 या 3 जो भी आवेदन हुए हों, तो उन सबको वहाँ से एक लेटर आता है कि आपके द्वारा ये ऐसा मेल आता है कि ये आवेदन हुआ है। इसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करवाएं पहले। ओके। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पर यदि सब चीज़ें सही पाई जाती है और यदि मान लीजिए कि आप सिंगल पर्सन हैं, अप्लायर है, तो वहाँ से लेटर ऑफ अवार्ड हाँ जी। जारी होता है, जिस लेटर ऑफ अवार्ड LOA बोला जाता है। हाँ जी। जब LOA जारी होता है तो उसके साथ ही आपको बैंक गारंटी, PBG बोलते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, 1 लाख रुपए पर मेगावाट की, ओके। और एक EMD बना के देना पड़ती है। 1 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से EMD भी वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ता सर है। EMD का भी फुल फॉर्म बता दीजिए दर्शकों के लिए। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ओके। जो बाद में उसकी फीस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। LOA के पश्चात LOA जब कंप्लीट हो जाता है तो अब उसके बाद उसको वहाँ पे फीस के रूप में रहता है, और आपकी एक परफॉर्मेंस गारंटी 2 लाख रुपए की पर 1 लाख रुपए पर मेगावाट की बैंक में डिपॉजिट के रूप में रहती है। कि मान लीजिए आपका LOA हो गया और आप किसी कारणवश PPA भी हो गया और आप बना नहीं पाए समय सीमा में। हाँ जी। यदि समय सीमा 9 महीने की समय सीमा उन्होंने दी है कि बनाना है, इसको ऑन ग्राउंड कंटिन्यू चालू करना है, ओके। और यदि आप मान लीजिए किसी कारणवश आप आए हो, मौसम की कंडीशन हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, या अन्य इश्यू की वजह से यदि आप नहीं बना पाए, तो ये जो PBG है ये जब्त हो जाती है। ओके। ये नॉन रिफंडेबल हो जाती है। यदि आपने उनके समय सीमा में बना दिया, हाँ जी, तो ये PBG जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ये वापस आपको रिवर्ट हो जाती है। ओके। सर आपने बताया कि 9 महीने का समय मिलता है, ये कब से 9 महीने का समय स्टार्ट होता है प्लांट बनने के लिए? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले होता है LOA, लेटर ऑफ अवार्ड, है ना। लेटर ऑफ अवार्ड जैसे ही हुआ उसके बाद दूसरी प्रोसेस चालू हो जाती है PPA की। PPA मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट, मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी जो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, MPPMCL, हाँ जी, जिसका ऑफिस भोपाल में है अभी। वहाँ से आपको पावर परचेस एग्रीमेंट होता है 25 साल के लिए। वो आपसे बिजली 25 साल के लिए खरीदेंगे, वो ऐसा एक एग्रीमेंट करते हैं। उसका जो यूनिट चार्ज है 3 रुपये 25 पैसे यूनिट के पे वे 25 साल तक हमसे बिजली खरीदेंगे। अब ये PPA होने के लिए सबसे पहले तो आपका LOA आया, मतलब यहाँ पर LOA इशू हो गया, मतलब इस जगह पर अब आपको अलॉटमेंट हो गया है कि आप अपना प्लांट लगा सकते हैं। हाँ जी। मगर LOA PPA होने के बाद ये सुनिश्चित होता है कि हाँ अब एग्रीमेंट हो गया है। पहला LOA हुआ है तो वहाँ पे अवार्ड हुआ है कि ये जगह पे आप लगा सकते हो। ओके। मगर अनुबंध MP ऊर्जा विकास निगम नहीं करता है, MPPMCL करता है। ओके। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, जिसके माध्यम से 25 साल का PPA होता है। तो ये जो PPA होता है, जिस दिनांकों को आपका PPA साइन होता है, उस दिनांक से 9 महीने या 12 महीने जो PPA की शर्तें हैं उसके अनुसार, हाँ जी, वो आपको उस ड्यूरेशन में ये पावर प्लांट को कंप्लीट करके हैंड ओवर करना पड़ता है। ओके। तो मितेश जी, आपने ये पूरा प्रोसेस बताया। इस प्रोसेस की मैं टाइमलाइन भी एक जानना चाहूँगा कि आपके प्लांट के लिए आपने एप्लीकेशन कब डाली थी? मेरे प्लांट की एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले 13 नवंबर 2024 को 13 नवंबर 2024 को मेरे द्वारा ऑनलाइन ये एप्लीकेशन करी गई थी। ओके। उसके बाद उसके 1 महीने के बाद 20 दिसंबर के आसपास में मुझे इसका LOA अवार्ड हो गया था। ओके। उसके बाद मेरा जो PPA 2 महीने बाद फरवरी 22, 2 से 3 महीने का समय लिया। 3 महीने बाद 22 फरवरी 2025 के दिन मेरा PPA साइन हुआ था, और उसमें 9 महीने की कंडीशन थी कि मुझे नवंबर जो आने वाला है उसके पहले कंप्लीट करके नवंबर तक आपको प्लांट खत्म करना है। ओके। तो ये शर्तें थी। तो मेरा प्लांट बस अभी आप देख पा रहे हैं 2 दिन पहले ही चालू हुआ है। ओके जी।
तो मितेश जी, अभी तक हम लोगों ने बात की पीएम कुसुम योजना के बारे में, उसकी टाइमलाइंस के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस प्लांट के लिए आपने ईपीसी कब फाइनल किया, और ईपीसी फाइनल करते समय आपने अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें रखी थी कि ये ईपीसी को करना है तभी मैं इनके साथ काम करूँगा। जी जी। अब ईपीसी की बात करी जाए तो सबसे पहले सोलर श्योर कंपनी के जो है इंदौर में बेस्ड है, हाँ जी, उससे मेरा पहली बार संपर्क हुआ उनके रोहित जी पाटीदार से। ओके। उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि हम जो ये प्लांट इस्टेब्लिश करना है, बैंक से जब पीपीए हुआ तो बैंकों की तरफ जब मैं मूव हुआ कि बैंक से मुझे ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाना है, हाँ जी, तो बैंकों ने सबसे पहले पूछा कि कौन करेगा, हाँ, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज। मैंने कहा कि मैं, बोले कि आपने कहीं ये प्लांट इंस्टॉल किया है? मैंने कहा नहीं, मैंने प्लांट इंस्टॉल तो नहीं किया है। हाँ जी, तो फिर कौन इंस्टॉल करेगा? हाँ। तो उन्होंने बोला कि एक ईपीसी कंपनी को आपको हायर करना पड़ेगा या उसकी सेवाएं आपको लेना पड़ेगी। ओके। तब मेरे परिचित हैं रोहित जी, हाँ जिनकी जी। एक ईपीसी कंपनी है सोलर श्योर, हाँ जी, उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे उस प्लांट की और जो टेक्निकल डिटेल्स और होना चाहिए, चाहे वो लाइजनिंग से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ये सब चीज़ों के बारे में उनके द्वारा मुझे गाइड किया गया। ओके। मैंने उनसे संपर्क किया। जब मेरा पीपी हो गया उसके लगभग 15 दिन के अंदर में मैंने उनसे जब संपर्क किया, हाँ जी, तो उन्होंने फिर मुझे फाइनेंस से रिलेटेड हेल्प करी। सबसे पहले उन्होंने मुझे डीपीआर बनवा के दी। ओके। कि इस प्रकार की डीपीआर, क्योंकि बैंक ने मांगा कि डीपीआर दो, ओके। तो डीपीआर बना के सबसे पहले उन्होंने दी। जब मैंने बैंकों को सबमिट करी कि ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप इसे हम इस प्रकार से काम करेंगे, ओके, तब बैंक ने उसको डीपीआर को अप्रूव करा। और उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या बैंक के उसमें फाइनेंस होगा, वो सब चीज़ें, कितना जनरेशन होगा, पूरे जनरेशन की एक सॉफ्टवेयर होता है पीवीसिस्ट, हाँ, पीवीसिस्ट की रिपोर्ट बनती है। ओके। जो सिमुलेशन करता है हाँ जी, कि आपका ईयर अराउंड या 25 साल के लाइफ में क्या क्या प्रोडक्शन आएगा, क्या हाँ। जनरेशन होगा, क्योंकि हम ऐसे तो एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। हाँ। मगर आपका ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरिटेशन कितना है, या आपका कोऑर्डिनेट्स कौन सी के पैनल लगाएंगे, क्या करेंगे, इनके बारे में हाँ। वो सब डिटेल डाल के वहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट होती है। जब वो बैंक को दिया जाता है तब जाके ईपीसी के माध्यम से वो पेमेंट बैंक पेमेंट कभी भी किसान को नहीं देगी। ओके। बैंक किसको पेमेंट देगी? ईपीसी को देगी। ईपीसी के द्वारा ही पूरे प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन किया जाएगा। हाँ जी, उनके सुपरविजन में, मार्गदर्शन में आप ईपीसी से आप बहुत सारे प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं। ओके। चाहे वो डिजाइनिंग हो सकती है, हाँ जी, चाहे इंस्टॉलेशन, जैसे ये इंस्टॉलेशन हुआ है ये ले सकते हैं। हाँ, परचेसिंग, प्रोक्योरमेंट, मटेरियल आपको परचेस करना है, हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लग रहे हैं, कोई छोटा छोटा नट, बोल्ट, वाइसर, केबल, अर्थिंग, और इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए आपको अलग अलग सोर्सिंग करना पड़ती है। तो ये एक ही जगह पर आप चाहें तो इन हाउस, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मुझे एक ही जगह ये सब चीज़ें इन हाउस मिल गई। ओके सर। जी जी। तो ईपीसी फाइनल करते समय आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें थी कि ये चीज़ें ईपीसी करना है? आपने बताया कि जो सारा काम करे वो तो बेस्ट है, हाँ। लेकिन आपकी क्या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी आपके दिमाग में कि ये चीज़ें तो मुझे इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए ही? अब ईपीसी फाइनल करते वक्त मैंने दिमाग में रखा था, सबसे पहले जैसे इस कंपोनेंट की, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 4 भागों में बांट देते हैं। ओके। सबसे पहला भाग होता है लाइजनिंग, हाँ, फिर डिजाइनिंग, हाँ, फिर इंस्टॉलेशन एंड फाइनेंस। ओके। 4 कंपोनेंट हो गए। ओके। सबसे पहले बात करते हैं लाइजनिंग। लाइजनिंग में कितनी प्रकार की, कहाँ से परमिशन कैसे आएगी, क्या आएगी, ये सब चीज़ें आप खुद कैपेबल हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, अब हाँ। लाइजनिंग के बाद दूसरा डिवीजन आता है डिजाइनिंग। हाँ जी, डिजाइनिंग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आपका लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया 6 एकड़ तो है। अब 6 एकड़ में कहाँ पर आपकी प्लेट इंस्टॉल होगी, कहाँ पे आपका इन्वर्टर इंस्टॉल होगा, हाँ, कहाँ पे आपकी ग्रिड बनेगी, हाँ, कहाँ से लाइन जाएगी, आपके सॉइल की कंडीशन जैसे किस प्रकार की है, तो सबसे पहले इसकी सॉइल टेस्टिंग करवाना पड़ेगी। ओके। कि ये अभी काली मिट्टी है, काली मिट्टी में डायरेक्ट तो आप लगा ही नहीं सकते हो। हाँ, यहाँ पर हार्ड रॉक या हार्ड जमीन कितनी डेप्थ पे आएगी,
तो कितना हमें यहाँ पे पाइलिंग करना पड़ेगा। हाँ हाँ इस पे यहाँ पर विंड प्रेशर ये है, जैसे ये टिल्टेड रहते हैं, यहाँ पे एरोडायनामिक प्रेशर भी आता है। हाँ तो ये कितना प्रेशर हैंडल कर पाएगा ये स्ट्रक्चर, तो इसकी स्टड डिजाइनिंग होती है। और ये एक एक टेबल है, आप देख पाएंगे यहाँ से लेके हाँ। तो वहाँ एक ये ऑरेंज लगा है ना, ये हर टेबल अलग अलग टेबल्स है। ओके तो हर एक टेबल कितनी दूरी पे होना चाहिए। एक टेबल में अभी यहाँ पर 24 प्लेटें हैं 590 वाट की। हाँ तो कितनी आना चाहिए, हाँ हमारी जगह, उसका ओरिएंटेशन कितना होना चाहिए, कितना टिल्ट एंगल होना चाहिए, ये 7 डिग्री होना चाहिए, 10 डिग्री होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिजाइनिंग का पार्ट है। ओके क्योंकि ये सीधे सीधे आपके जनरेशन को इफेक्ट करती है। ओके मान लीजिए आपने गलत एंगल लगा रखा है, गलत टिल्ट एंगल है, तो आपका जनरेशन नहीं होगा। हाँ गलत ओरिएंटेशन है, हमारी प्लेटें ट्रू साउथ की होना चाहिए, हाँ ग्लोबल साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। ट्रू साउथ और ग्लोबल साउथ में डिफरेंस रहता है। ओके तो ट्रू साउथ है कि नहीं वो देखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट, जो जीपीएस कोऑर्डिनेट जो आते हैं, लॉन्गिट्यूड के अनुसार ही इसका इंक्लिनेशन सेट किया जाता है। हाँ तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स हैं। हाँ जी और इन्वर्टर की कितनी दूरी पर इन्वर्टर होना चाहिए, कितनी प्लेटों के बीच में एक इन्वर्टर होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए डिज़ाइनिंग करना पड़ती है। तो ये डिज़ाइन के लिए एक स्पेसिफिक टीम रहती है। हाँ चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो सकता है, चाहे मैकेनिकल में स्ट्रक्चर एनालिसिस हो सकता है, सिविल में डिज़ाइन हो सकती है। हाँ तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के। ये सेकंड एस्पेक्ट हो गया। ठीक है। अब थर्ड एस्पेक्ट की बात करते हैं, फाइनेंस। हाँ जी फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आपको सेल्फ भी देना पड़ेगा। हाँ और बैंक फाइनेंस की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो कितना सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा, कितना बैंक फाइनेंस होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। पहले तो हमें हमारी कैपेसिटी देखना पड़ेगा कि हम कितना यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं। हमारी भी एक कैपेसिटी रहती है, ऐसा तो नहीं है। सेकंड चीज़, बैंक कितना फाइनेंस करेगी, कैसे करेगी। तो उसके लिए पूरी बैंक के डॉक्यूमेंट, हमारी जो फील्ड है, जिस फील्ड पे लग रहा है, तो उसका पूरा लाइजनिंग इन द सेंस उसके राजस्व की नक्शे, उसका कोई भार उस पर पुराना कोई बंधक वगैरह तो नहीं है ओके ज़मीन की, ये सब डिटेल्स चेक की जाएगी। हाँ उसके बाद सिबिल चेक की जाएगी। ओके जो भी ऑनर है या चाहे वो डेवलपर है, क्या उसकी सिबिल है, उतनी नेटवर्थ उतनी है कि वो उस चीज़ को डेवलप कर पाएगा। हाँ जी तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है, तब ये इसमें होता है फाइनेंस। तो सबसे पहले फाइनेंस में डीपीआर लगेगी, फिर आपका केवाईसी और ये होगा, लैंड रिकॉर्ड के बारे में सर्चिंग होगी, आपका पीपीए को दिया जाएगा, फिर उसमें रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगा, इक्विलेटरल मॉर्गेज होगा, किस प्रकार का क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक की क्या डिमांड है, क्योंकि अलग अलग मोड पे अलग अलग रहता है। जैसे यदि हम फार्मर मोड में बात करें तो फार्मर मोड में सामान्य बंधक होता है, 1% की स्टाम्प ड्यूटी के साथ सामान्य बंधक होता है। हाँ जी जमीन का, तब जाके आपका फाइनेंस होता है। आप यदि वहीं पर डेवलपर मोड, यदि किसी की ज़मीन लेकर फिर उस पर सोलर प्लांट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तब आपको ज़मीन का मोड कन्वर्जन करना, क्योंकि लीज करवा रहे हैं। हाँ और लीज डाइवर्टेड लैंड की ही होती है, हाँ एग्रीकल्चर लैंड की लीज नहीं होती है। ओके फार्मर मोड में तो कोई आपको डाइवर्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मगर यदि हम बात करें डेवलपर मोड में, तो आपको 25 साल की लीज, क्योंकि 25 साल का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 27 साल या 30 साल की लीज करना पड़ेगी, एटलीस्ट 27 साल की लीज करना पड़ेगी। अब 27 साल की लीज जब राजस्व में आप करवाने जाएंगे तो डाइवर्शन जरूरी है, क्योंकि लीज सिर्फ डाइवर्टेड लैंड की होती है। हाँ तब अभी डाइवर्टेड लैंड हो गई है तो वो बैंक के ऊपर है कि वो आरएम करना चाहता है या इक्यूएम करना चाहता है। ओके वो बैंक टू बैंक वेरी हो सकता है। हाँ जी कोई बैंक बोलती है हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवा लेंगे, कोई बैंक बोलता है हम इक्विलेटरल मॉर्गेज करवा लेंगे। तो ये डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये फाइनेंशियल प्रोसेस होती है। उसमें भी फिर प्रोसेसिंग फीस होती है, आपका स्टाम्प ड्यूटी होती है, और बहुत सारे सर्वे वगैरह, उनका बैंक का टेक्निकल जो भी है, बैंक की टीम भी आती है, बार बार निरीक्षण करती है ज़मीन की कि कोई ज़मीन फ्री है सभी प्रकार, किसी प्रकार का अतिक्रमण तो नहीं है, कहीं रास्ते का विवाद तो नहीं है। ओके ये सब चीज़ें फाइनेंस की तरफ देखा जाता तो है। बैंक की टीम आपकी ज़मीन पे आके ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, और क्या ये एक बार करते हैं या फिर नहीं, 2 से 3 बार बैंक यहाँ पर आएगी, बैंक की टीम। हाँ कि कोई रास्ते पे किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, हाँ बाउंड्री सभी क्लियर है क्या, ऐसा तो नहीं है बाउंड्री से रिलेटेड कोई
के बाद हो, हाँ हाँ ये भी देखेंगे बैंक, क्योंकि उतना बड़ा फाइनेंस दे रही है और ये फार्मर मोड में है मेरा, तो Okay. मुझे 1% की स्टैम्प ड्यूटी के साथ सामान्य बंधक होता है, उसके Okay. साथ माध्यम से ये हो रहा है। ओके हाँ और चौथी एस्पेक्ट आती है इंस्टॉलेशन। ये सब चीज़ें भी हो गई है, हमने हाँ। फाइनेंस भी करा लिया, हमने अच्छी डिज़ाइन भी बनवा ली, हाँ हमने लाइजिंग करके सब हम परमिशंस भी ले आए, मगर अब प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारना भी है। हाँ हाँ तो अब चौथा कंपोनेंट, सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट अब आ रहा है, अब चीज़ को इंस्टॉल करवाना है। हाँ अब चूंकि ये प्रोजेक्ट 25 साल की ड्यूरेशन का है, हाँ एक दिन का प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, हाँ जी तो अब हर चीज़ क्या उस रिक्वायरमेंट के अनुसार जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके हिसाब से क्या वो चीज़ें वहाँ पर इस्टॉब्लिश होगी कि नहीं होगी। जब इस्टॉब्लिशमेंट करने जाते हैं तो छोटी छोटी सी समस्याएं आ सकती है, चाहे आज देखिए बदल है, हो सका है थोड़ी देर बाद बरसात आ जाए, हाँ मटेरियल भीग जाएगा, रोड ख़राब हो सकता है, हाँ तो ये है चैलेंजेस रहते हैं। या हमारी यदि ऐसे ही आप किसी भी व्यक्ति से, ऐसा नहीं है, ये एक स्किल्ड वर्क है। हाँ आप देख पाएंगे इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ फिक्स्ड है, हर हाँ। चीज़ ये इस पोल से लेके इस पोल की दूरी फिक्स्ड हाँ है ना, इसकी हाइट फिक्स्ड है। जब टेबल हो रहा है तो टेबल चेंज हो रही है तो भी वहाँ पे डिज़ाइनिंग में चीज़ें फिक्स्ड हैं। अब यहाँ पर डिज़ाइन में नट बोल्ट दे दिया, मगर नट बोल्ट को कसा ही नहीं है, पूरा टाइट ही नहीं करा है, तो भी हो सकता है। तो हमें एक ऐसा इंस्टॉलर चाहिए हाँ। जिसको एक्सपीरियंस हो और जो इस चीज़ को प्रॉपर रूप से इंस्टॉल कर पाए। ओके हर चीज़ को, मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स आ रहा है, हो सकता है यदि इंस्टॉलेशन करने गए और प्लेट को मिस हैंडल कर दिया तो ये ब्रेक भी हो सकती है। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं इंस्टॉलेशन की चीज़ें। तो आपको इंस्टॉलेशन करना है और ये इंस्टॉलेशन 25 साल तक मेंटेन भी करना है। आज 1 साल का काम नहीं है, 25 साल का काम है। बिल्कुल। तो 25 साल का जब काम की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक इंस्टॉलेशन भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इंस्टॉलेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी के साथ साथ टाइम ड्यूरेशन भी है। हाँ जी। क्योंकि फाइनेंस करवा लिया, इंस्टॉलेशन कब होगा? जब हम फाइनेंस करवा चुके होंगे, हाँ। हम पार्टीज को ऑर्डर दे चुके होंगे, मटेरियल आके हमारे यहाँ रख गया, हाँ। बैंक ने फाइनेंस कर दिया, मगर बैंक का पहले दिन से ही रीडिंग मतलब इंटरेस्ट चालू हो जाता है। ओ, जब से आपको लोन डिसबर्स हुआ उसके बाद से ही बैंक का ब्याज चालू हो जाता है। हाँ। EMI के लिए 12 महीने का मॉरिटोरियम बैंक देती है, EMI तो बाद में भरेंगे। हाँ। मान लीजिए इंस्टॉलेशन की कमी की वजह से मटेरियल तो आ चुका है, परचेसिंग भी हो गई, ऑर्डर भी दे दिए, हाँ। और 1 महीना भी यदि प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो पर मंथ का ब्याज लगता है जेब से। ओके। ये भी ध्यान रखने लोग, ये भी इनिशियल कॉस्ट में जुड़ जाएगा एक तरह से, क्योंकि जनरेशन नहीं हो रहा है उस टाइम पे। हाँ जी। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन हमारा टाइम बिंग होना चाहिए, परचेसिंग सब चीज़ें, जब फाइनेंस हो जाए, ज़मीन के जो भी यदि चीज़ें हैं वो सब दस्तावेज भी चेक कर लें, सब चीज़ें होने के बाद फाइनेंस की तरफ जाके आखिर में इंस्टॉलेशन के लिए अच्छी टीम जिसको पूरा अनुभव हो, हाँ। जो क्वालिटी काम कर सके, उस पर आपको काम करना चाहिए उसके साथ। तो मितेश जी, आपने हमें इतनी सारी डिटेल्स और क्या 4 चीज़ें आपने दिमाग में रखी EPC को फाइनल करते समय वो बताया। अब हम लोग कुछ जानना चाहेंगे इस प्लांट में लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में। क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपने दिमाग में रखी, क्या क्या लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए एक सोलर प्लांट डालने से पहले? सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करें तो जो इसमें 2 प्रकार के कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट है, हाँ। और एक छोटा सा पार्ट आता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, वो एक छोटा सा पार्ट है। मतलब पहले सबसे पहले हम हार्डवेयर पार्ट्स, क्योंकि ये तो बेसिक है। ओके। ठीक है, हार्डवेयर पार्ट की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो पूरे रो में लगे हुए हैं, ये सोलर प्लेट्स है, सोलर मॉड्यूल्स भी बोला जाता है। हाँ जी। ये अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भी आती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी रहती है। सबसे पहले जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन आती थी, हाँ। उसके बाद बाईफेशियल, मोनोपर्क, हाफ कट, हाँ। है ना। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की प्लेटें हैं, बाईफेशियल। ओके। बाईफेशियल मीन्स ये देखे जाएंगे यहाँ से भी इसमें एनर्जी जनरेट हो रही है। हाँ जी। और बैक साइड में आप देख पाएंगे, ये बैक साइड में भी इसमें यहाँ से भी रिफ्लेक्शन के थ्रू ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी एनर्जी जनरेट हो रही है। ओके। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सोलर प्लेट ही होता है, जो हमारे टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का लगभग 50% कास्ट इसी में ओके। चली जाती, 50% से ऊपर
सोलर पैनल। सोलर पैनल्स में 50 to 60% तक की कॉस्ट इसी में जाती है, ओके, क्योंकि सबसे महंगा कंपोनेंट है। हाँ अब जी, दूसरे कंपोनेंट की बात करें, ये सोलर प्लेटों को अब इंस्टॉल करना है, तो हाँ। उसके लिए बात करेंगे तो स्ट्रक्चर की। हाँ। अब स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर ये जो है इसमें दो है, एक बेसिक ये कॉलम स्ट्रक्चर है। हाँ। कॉलम स्ट्रक्चर में ये बाकी ये सब अपर स्ट्रक्चर्स हैं। कॉलम स्ट्रक्चर में बात करें तो ये अलग अलग दो मटेरियल रहते हैं। सबसे पहले ये है हॉट डिप HDGI, हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन होता है। हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पर्लिंग है, राप्टर है, ये है पर्लिन, हाँ जी, ये है राप्टर, ओके, ये आपका ब्रेसिंग है, क्रॉस ब्रेसिंग, ये ब्रेसिंग प्लेट्स हैं। हाँ। उसके बाद क्रॉस ब्रेसिंग है, ये जो आड़ी दिख रही है क्रॉस ब्रेसिंग, ताकि ये अनबैलेंस होने पाए हवा के कारण। हाँ जी, उसके बाद नट बोल्ट्स हैं। तो अब इसमें अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे से कंपोनेंट, स्ट्रक्चर कंपोनेंट, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। हाँ, स्ट्रक्चर में अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात करी हमने। ओके, तो अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये कॉलम और ये ब्रेसिंग प्लेट है, और ये नट बोल्ट जो लगे हुए हैं, ये हाँ। नट बोल्ट इधर वाले हाँ। प्लेट्स को कसने वाले नट बोल्ट को छोड़ के, हाँ। ये सब HDGI हार्ड डिप गैल्वेनाइज्ड मटेरियल है। ओके, दूसरा आता है ये जो स्ट्रक्चर में अपर ब्रेसिंग, लोअर ब्रेसिंग, ये अपर एंड लोअर ब्रेसिंग, राफ्टर, पर्लिंग, ये गैल्वेनम है। गैल्वेनम, हाँ, गैल्वेनम ये रहता है। ये इसमें इसकी प्रॉपर्टीज होती है कोरोजन रेजिस्टेंस की। तो ये 25 साल तक का ये प्रोजेक्ट है, तो हाँ। पूरा खुला में रहेगा, तो इसमें कोरोजन नहीं आता है, या एकदम नॉमिनल रहता है, ओके, जो उसकी लाइफ को खराब नहीं करता है। ओके, तीसरे कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो उसका बिजली तो आ गई, सोलर प्लेटें बिजली बना रही है, स्ट्रक्चर पे कस भी दिया है। अब इससे बिजली को हमें इन्वर्टर तक ले जाने के लिए DC केबल्स आती है, ये देख पाएंगे, ये DC केबल, ये हर टेबल की एक केबल आती है, और इस प्रकार से ये यहाँ से उतर के यहाँ पर DC केबल्स आती है। ओके, और ये है इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर। हाँ जी, ये अभी हमारे पास जो लगा हुआ है, ये सनग्रो कंपनी का 320 इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर में DC केबलें हमारी, एक इन्वर्टर पे 24 टेबल का आई हुई है स्ट्रिंग्स, हाँ, और हर टेबल पे 24 पैनल है। ओके, तो आप मल्टीप्लाई जैसे 590 इंटू 24 इंटू 24, तो वो आपको एक इन्वर्टर का कैपेसिटी पता चलेगा। इंटू 7 वो टोटल, यदि अपन 590 इंटू हमारी 4080 प्लेटें हैं, हाँ, तो उसको तो उससे आपकी कैपेसिटी डिसाइड होती है कि कितना कैपेसिटी आता है। तो ये होता है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर में चूंकि सोलर प्लेट हमारी बना ली है, DC वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, DC इलेक्ट्रिसिटी, DC करंट प्रोड्यूस कर रही है, DC को AC में कन्वर्जन का काम करता है इन्वर्टर। ओके, अब इन्वर्टर में ये DC स्ट्रिंग्स जितनी भी आई है, हर टेबल से स्ट्रिंग आई है, हाँ, यहाँ से ये कन्वर्ट होके AC में 800 वोल्ट AC के रूप में ये कहाँ पे चली जाती है, ट्रांसफार्मर की तरफ। ओके, तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे, यार्ड रूम के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसके प्रोटेक्शन के लिए, हाँ, आप देख पाएंगे छोटे छोटे इसका भी स्ट्रक्चर, उसकी भी कैनोपी, ओके, कंपोनेंट्स बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे हैं। आप ये देख पाएंगे अर्थिंग, हाँ जी, हर इन्वर्टर के लिए अर्थिंग चाहिए, स्ट्रक्चर के लिए अर्थिंग चाहिए। अर्थिंग में अर्थिंग रॉड्स, केमिकल अर्थिंग केमिकल, हाँ, है ना। तो ये सब प्रकार की चीजें रहती है। अब दूसरी बात करते हैं, इधर ये अर्थिंग, टेबल टू टेबल अर्थिंग आप देख पाएंगे यहाँ पर, और ये मैंने एक खुला स्पेशली सिर्फ दिखाने के लिए रख रखा है। ओके, हम पेरिफेरल अर्थिंग मतलब हर रो को, ये सभी रो है, एक हाँ, रो है, दूसरी रो है, हाँ, इन रो को जोड़ने के लिए भी ये पेरिफेरल अर्थिंग भी किया जाता है। जब एक टेबल से दूसरी टेबल को भी जोड़ा जाता है तो ये टेबल टू टेबल अर्थिंग भी होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर। ओके, तो ये समझ। प्रकार का एक ये है। तो कंपोनेंट्स इसमें बहुत सारे हैं। नट बोल्ट की बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, पर्लिंग से राफ्टर को कनेक्ट करने के लिए HDGI है, हाँ, मगर ये जो आपका सोलर पैनल मॉड्यूल को हाँ, पर्लिन से कनेक्ट करने के लिए स्टील नट बोल्ट देखना पड़ते हैं। ओके, ये स्टेनलेस स्टील, हाँ, स्टेनलेस SS ओके, आते हैं। इसमें ग्रेड्स रहती है, नट बोल्ट में भी ग्रेड रहती है। नट बोल्ट जो रहता है, हाँ जी, HDGI 8.8 ग्रेड में ही होगा। ओके, तो ये SS में भी ऐसे ग्रेड्स आती है। हाँ, हर प्रकार के कंपोनेंट के बारे में जब बात करते हैं तो हर चीज़ की एक स्पेसिफिकेशन रहता है, चाहे
आप देखे पाएंगे जब हमारी टेबल ख़त्म होती है, एक दूसरे से जब ज्वाइन किया जाता है तो यहाँ पर MC4 कनेक्टर्स आते हैं। हाँ, क्योंकि ये भी आउटपुट सीरीज बनाना है तो MC4 कनेक्टर लगते हैं। ओके, ये DC केबल है। उसके अलावा यहाँ पर इन्वर्टर से जब आ रहा है तो इन्वर्टर से ये ब्लैक केबल, जैसे अभी आपको मैंने बताया AC AC वाली केबल, तो वो 300 स्क्वायर mm की 3 कोर AC केबल है। ओके। अब वो वहाँ से इन्वर्टर से लेके कहाँ पर आई है, आपका LT पैनल बोला जाता है ये कंपोनेंट है ना। LT पैनल में 7 इन्वर्टर से, एक बार आप LT पैनल भी दिखा दीजिए। हाँ, ये LT पैनल है। हाँ, तो सर आप LT पैनल दिखा रहे थे हम लोग। जी जी, ये है LT पैनल। मैंने जैसे बताया कि DC हमारी जो सोलर प्लेट है वो हाँ, बनाती है DC। हाँ, एक सोलर पैनल का जो वोल्टेज होता है 48 वोल्ट DC रहता है, मगर जब हम पूरी टेबल को 24 पैनल्स को एक साथ करते हैं तो ये लगभग 1150 वोल्ट पे पहुंच जाता है। सीरीज में चलता है ना 48 हाँ, 24 करेंगे तो ओके। अब ये 1150 वोल्ट के नियर अबाउट का जो वोल्टेज है, हाँ, वो AC, ये DC है। जब ये AC में कन्वर्ट होता है तो AC में इन्वर्टर क्या करता है, इसको 800 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके हाँ, हमारे पास भेजता है। अब ये हर इन्वर्टर की, जैसे हमारे इस सोलर प्लांट में 7 इन्वर्टर है। हाँ, तो 7 AC इनपुट लाइनें आई है वहाँ से, जैसे मैंने बताया था वो ये 1 2 3 ये AC इनपुट्स आए हैं। ये वाइट कलर के बैंड्स लगे हुए हैं, ये सब इनपुट्स हैं। ओके, और ये रेड कलर के बैंड्स जो लगे हुए हैं ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट हो रहा है। तो ओके। ये LT पैनल है। ये इस LT पैनल का जो काम है, यहाँ पे 800 वोल्ट जो AC आया है सभी का आ रहा है। हाँ, 7 को कंबाइन करना है, एक तरह का ये कंबाइनर बॉक्स है। ओके, 7 को कंबाइन यहाँ पे 7 का वोल्टेज आके एक में इसमें कन्वर्ट करता है। हाँ जी, और वो फिर कहाँ पे इनपुट के रूप में जाता है, इस DTR पे। DTR मीन्स ट्रांसफार्मर है ना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ओके, ये 800 वोल्ट को 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट में हाँ जी, कन्वर्ट करता है। तो ओके। यहाँ पर ये कंपोनेंट्स आ गए। ये AC केबल हो गया, LT पैनल या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल सकते हैं। उसके बाद DTR या ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 2.4 मेगावाट। ओके, कि हमें ओवर साइड लेके चलना पड़ता है क्योंकि हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, 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 है ना, तो ये होता है। उसके बाद ये अर्थिंग, इसके भी अलग अलग प्रकार के, इसमें आप देख पाएंगे कितने प्रकार के अर्थिंग लगा हुआ है। फिर ये एक कंपोनेंट यहाँ से जब इस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ये VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, ये क्या करता है, किसी भी प्रकार का ट्रिपिंग्स यदि आता है, तो हाँ, ट्रिपिंग्स बहुत सारे प्रकार का रहता है, उसको सेंस करने के साथ उसको एक तरीके की, ये MCB है, घरों में जो हम MCB पावर कट करने के लिए लगाते हैं, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ये VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये ओके। सर्किट को ब्रेक करता है ताकि किसी प्रकार का यदि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या ओवर करंट हो रहा है या किसी भी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो उससे हमारे ट्रांसफार्मर और अंदर के यार्ड को सुरक्षित रखता है। ओके, ये यहाँ का एक प्रहरी है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड है ये, हाँ, एक तरीके का। अब इसके ऊपर ये साइड में आप देख पाएंगे CT करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ओके, और वही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT हाँ ऊपर लगा हुआ है। ये PT है, ये CT है। CT, ये CT PT ये दोनों मेजर करते हैं, ये आपके सुरक्षा को बढ़ाते हैं। मतलब कहीं यदि कोई वोल्टेज फॉल्ट हुआ है, यदि मान लीजिए कोई पेड़ की डाली किसी लाइन पर, आपकी लाइन पे गिर गई, ओके, तो एक दूसरे से फेस टू फेस हुआ, हाँ, हाँ, तो करंट एकदम से जंप होगा। हाँ, तो करंट को ये मेजर करता है, और यदि वो एक पर्टिकुलर रेंज से यदि बाहर गया, हाँ, तो वो इसको यहाँ पे ट्रिप कर देगा। ओके, इसका डाटा यहाँ पे ये केबलों के माध्यम से अंदर हमारा HT पैनल रहता है, हाँ, अभी वो भी बताऊंगा वो, वहाँ पे जाता है और वो उसको यहाँ पे ट्रिप कर देता है। ये करंट को मेजर करता है और ये करंट वोल्टेज को, ये वोल्टेज को मेजर, ये वोल्टेज को measure इन दोनों में कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे वैल्यू होती हाँ, है, जो range हमारी से। जो एक ग्रेजुअल लिमिट सेट कर रखी है, उस लिमिट के यदि कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो ये सेंस करेगा, हाँ, और सिग्नल HT पैनल को भेजेगा, हाँ, और वहाँ से ये VCB ट्रिप हो जाएगी, ताकि हमारी सुरक्षा हो पाए। ओके सर, वो कंपोनेंट क्या है जो हाँ, सबसे अब ऊपर लगा? यहाँ से हमने बिजली बना ली, हाँ, मगर बिजली अब जा रही है कहाँ पे, ग्रिड पे। हाँ, अब मेजर कौन करेगा कितनी बिजली जा रही है? तो उस बिजली को मेजर करने के लिए ये मीटरिंग डिवाइस होता है, जिसको ME बोला जाता है। ये ऊपर लगा हुआ है वो कंपोनेंट ME है। ME से वो मीटरिंग डिवाइस है,
और उससे डाटा आके ये मीटर है, ये हमारा मीटर लगा हुआ है। ओके, क्या इस मीटर में हमें अभी रीडिंग दिख सकती है? हाँ, यहाँ पे आज मीटर रहती है। ये आज की है कि ये अलग अलग रहती है मीटर्स की रीडिंग। ओके, इसमें भी बहुत सारे वो रहते हैं कंपोनेंट्स। हाँ। मगर हमारा जो मीटर रीडिंग है कि टोटल ओवरऑल मीटर रीडिंग अभी ये 3rd नंबर पे अभी आने ही वाली है। अभी ये 3 से 4 दिन में हमारा जो बना हुआ है, हाँ, ये आ गया 18.91, 18.91, मतलब 18,910 यूनिटें अभी तक यहाँ से Okay. एक्सपोर्ट हो चुकी है पिछले 2 से 3 दिन में। ओके। और वैसे भी बदल है तो थोड़ा सा कम चल रहा है। सर अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि यहाँ से इन्वर्टर से जो बैटरी लाइन आ रही है, ये तो वहाँ पर एमपीबी तक के थ्रू जा रही है। हाँ, मगर हमें हमारे इस ICR रूम को चलाने के हाँ। लिए, यहाँ की लाइटिंग के प्रोविज़न के लिए, यहाँ के पानी मोटर की, तो इन सब को चलाने के लिए भी यहाँ पर भी लोकल बिजली की ज़रूरत रहती है। हाँ, अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ओके, एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। ओके, ये 800 वोल्ट इसमें इनपुट आ रहा है हाँ जी, और ये हमें 800 बाय 415 बोला जाता है इसको। ओके, और जो हमारे घर में जो सिंगल वोल्टेज जो बोलते हैं 230 वोल्ट आता है, हाँ, वो ये सप्लाई करता है 3 फेज में। ओके, ये स्टेप डाउन कर रहा है। ये स्टेप डाउन करता है 800 हाँ जी। वोल्ट को हाँ, हमारे घरेलू कनेक्शन में, जो हमें लाइटिंग के लिए, हमारे दूसरे कंपोनेंट फैन हो गया, मोटर हो गया, इनको चलाने के लिए ये एक ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ओके, ये आपने यार्ड के कंपोनेंट देख लिए हैं। हाँ जी, उसके बाद यहाँ मीटर में जो चीज़ें हैं, अब सुरक्षा के लिए जैसे मैंने आपको बताया था CT और PT और हाँ, इनको, तो इसका जो डाटा आता है वो ST पैनल में आता है। ST पैनल जो लगी रहती है, ये हमारे ICR रूम है। ओके, ICR रूम कंट्रोल रूम जिसको बोला जाएगा, ओके, है ना। तो आइए ICR रूम में। फिर ICR रूम में 2 चीज़ें रहती है महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात कर रहे हैं, ये है ST पैनल। ओके, इस ST पैनल में मैंने जैसे आपको बताया था कि वहाँ से सिग्नल्स आते हैं, हाँ। चाहे वो CT से हो, चाहे PT से हो, चाहे ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में भी देखिए यहाँ पे अलग वाइंडिंग का ऑयल टेम्परेचर, वाइंडिंग का टेम्परेचर, है ना। ऑयल टेम्परेचर लो ऑयल हो गया, मान लीजिए ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल कम हो गया है, तो यहाँ पे अलार्म आ जाएगा। हो सकता है अंडर वोल्टेज हो सकता है ओवर वोल्टेज हो सकता है ओवर करंट हो सकता है अंडर करंट हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आती है। और यहाँ से वो यदि एक लिमिट में है तो ठीक है, हाँ। नहीं तो यदि मान लीजिए वो किसी भी प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर को या यार्ड को हार्म कर सकता है, या कंपोनेंट्स को हार्म कर सकता है, तो वो इसको यहाँ पे पूरा ट्रिप कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिपिंग कर लेता है। इसके साथ ही ये एक सनग्रो के द्वारा जो बिजली बन रही है, अब वो MPV को तो मीटर के थ्रू जा रही है, मगर हम 24 घंटे तो हमें पता ही नहीं कितना जा रहा है, डिपार्टमेंट से तो जा रहा है। अब उसको मेजर करने के लिए या उसका डाटा हमें देखने के लिए सनग्रो कंपनी के द्वारा ये डाटा लॉगर दिया जाता है। इस डाटा लॉगर से हर इन्वर्टर से केबलें आके, ये कंट्रोल केबल है, ये काटा केबल्स यहाँ पे आई हुई है। ये वाईफाई के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू ये जो जुड़ा रहता है, तो आप अपने मोबाइल में कितनी बिजली बन रही है, या किसी इन्वर्टर पे कोई फॉल्ट आया है, या किसी भी प्रकार की ट्रबल शूटिंग है, वो आप देख सकते हैं। उसका डेमो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप विश्व में कहीं पर भी घूम रहे हो, आपका लैपटॉप या मोबाइल यदि आपके पास है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जनरेशन कितना हुआ है। अभी मेरा ये प्लांट है 2 मेगावाट का पिक कैपेसिटी, मगर अभी के टाइम पे ये जैसे ये सनग्रो का आई सोलर क्लाउड करके एक ऐप है, जिसमें हम हमारे ये मेरा लॉगिन जैसे ही करते हैं तो 5 छोटे सोलर प्लांट करके ये एप्लीकेशन आ गई। अब इसमें आप देख पाएंगे कि अभी इसी टाइम पे ये 706 यूनिट किलोवाट 706 किलोवाट का पावर जनरेट कर हो रहा है। और सुबह से अभी तक ये 2.2 मेगावाट मतलब 2200 यूनिट बिजली अभी तक बन चुकी है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो ये 11,000 यूनिट पर डे बनती है। और ये जैसे क्लाउडी है आज, तो अभी तक 2.2 बना है। कभी जब सर्दियाँ आएंगी या गर्मियाँ आएंगी, जब मौसम पूरा क्लियर होगा, तब ये 11 से 11,000 एवरेज की बात करें तो पूरे साल भर का एवरेज 11,000 यूनिट का रहेगा। ये मैक्सिमम 14,000 15,000 यूनिट तक भी जाएगा, मिनिमम 6-7 हज़ार यूनिट तक भी जाएगा पर डे। एवरेज साल भर का जब एवरेज की बात करेंगे तो 11,000, क्योंकि हमारा PPA में
MPPMCL को मैक्सिमम 41 लाख यूनिट देने का ओके एग्रीमेंट हुआ है। MPPMCL हमसे 41 लाख यूनिट 3.25 के हिसाब से खरीदेगा। ओके तो हम मानते हैं कि हो सकता है इसमें प्लस माइनस एक मिनिमम भी 40 लाख यूनिट तो बनती है। ओके आप चाहें तो इससे ज़्यादा ही बनेगी, और हम एक मिनिमम की बात करें तो 40 लाख यूनिट यहाँ पे बनेगी। ओके और MPV जो है वो आपसे 41 लाख यूनिट 3.25 रुपए पे खरीदेंगे। अगर उससे ज़्यादा यूनिट बनी तो क्या होगा? उससे यदि ज़्यादा बनी तो उसमें 25% कम, मतलब आपका 75 पैसे की कॉस्ट, 3.25 का 75 पैसे। ओके समझ हाँ, मतलब 2 रुपये शायद 80 पैसे 25% कम हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट। और वहाँ पे उतना भी वो खरीदेगी, पर उसका बिल अलग से बनता है, वो सेकेंडरी बिल रहता है। प्राइमरी बिल में वो इंक्लूड नहीं होता है, सेकेंडरी बिल में होता है यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं तो। वैसे मुश्किल है बन पाना, हाँ, पर फिर भी हम जो कैपेसिटी लगा रहे हैं उसमें 40 लाख हमारा कमिटमेंट है कि 40 से 45 लाख की यूनिट का ओके बन। एले लाइटिंग अरेस्टर, तड़ित चालक हिंदी में बोले तो, हाँ जी हाँ जी, है ना। ये क्या करता है, जब हमारा बिजली कहीं पर गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि बिजली हमेशा स्ट्राइक होती है जब भी, हाँ, तो वो ज़मीन पर उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा तेज रहती है कि वो कुछ मिली सेकेंड में ही हाँ, पूरे प्लांट को और इनको बर्बाद कर सकती है, हाँ जी, कंपोनेंट्स को हानि हाँ जी। पहुंचा सकती है। अब उसको प्रोटेक्शन के लिए हम वहाँ पर एले लगाते हैं। एले की एक रेडियस रहती है, हाँ। लगभग 100 मीटर की रेडियस रहती है, ओके वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 एले का हमने प्रोविज़न कर रखा है। डिज़ाइन में हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी दूरी पर हाँ। रेडियस से आ सकती है। तो हमने यहाँ पर 2 एले लगा रखे हैं। एक एले वो दिखाई दे रहा है हाँ उधर, जी हाँ जी, और एक इधर की साइड है, समझ गया। है ना। ये एले क्या करते हैं, जब बिजली स्ट्राइक होती है हाँ, तो उसको ग्राउंड करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि बिजली जब गिरती है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो हाँ। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पे जाएगी, निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। हाँ। हम इसको एले को से ग्राउंड करके निगेटिव अर्थ को हाँ, एक अट्रैक्ट करते हैं। यदि मान लीजिए बिजली यहाँ पर गिरने वाली है तो वो अट्रैक्ट होके पहले, क्योंकि वो ऊंचा है, हाँ, पोर्शन एले ऊंची है सब जगह से, तो वहाँ पे जाएगी और वो वहीं से ग्राउंड हो जाएगी, ताकि इस पे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल पाएगी। समझ गया। तो यहाँ पे जो आपके प्लांट में अभी 2 एले लगे हैं, इनका रेडियस कितना होगा? ये एक्चुअली एक एले की रेडियस है 115 मीटर की, 115 है ना। मगर हम इसको 100 मीटर पे ही सेट करके रखते हैं, मतलब हम ऐसा डिजाइनिंग में रखते हैं कि 100 मीटर की रेडियस में ये ओवरलैप हो जाए, ओके, ताकि वो मैक्सिमम की बजाय और कम हाँ, डिस्टेंस पे ही वो कवर कर पाए। समझ गया। सर, आपने बहुत ही डिटेल में हमको पूरा प्लांट घुमाया, योजना के बारे में बताया और सारी डिटेल्स के बारे में बताया। अब जाने से पहले मैं आपसे आखिरी कुछ चीज़ें दर्शकों के लिए ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई ये प्लांट लगाने का फैसला लेता है तो पहले तो क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए प्लांट लगाते समय, लगाने से पहले और पूरे प्रोसेस में। दूसरा कि जब प्लांट लग रहा है तो कुछ चीज़ें हैं वो आपके स्कोप में होंगी, कुछ चीज़ें हैं वो EPC के स्कोप में होंगी, तो वहाँ पे भी आप एक बार इस चीज़ के बारे में भी हमसे डिटेल शेयर कीजिए। सबसे पहले यदि हम बात करें कि प्लांट को हमें एस्टैब्लिश करना है, हाँ। एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक सुटेबल लैंड की जरूरत है। हाँ जी, तो लैंड सुटेबल हो तो सुटेबल किस प्रकार से, सबसे पहले तो वो नियरेस्ट टू ग्रिड हो, हाँ, ताकि हमारा लाइन लॉस भी कम हो और लाइन का खर्चा भी कम हो, हाँ, इनिशियल कॉस्ट भी कम लगे। हाँ, सेकंड चीज, वो जमीन ऐसी होना चाहिए कि जहाँ पर पानी का भराव, जल जमाव ना हो कभी भी, हाँ, हाँ, नहीं तो जल जमाव होने से भविष्य में यदि मान लीजिए ज़्यादा जल जमाव होता है तो प्लेटें खराब हो सकती है, स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, हाँ, लाइन लॉस हो सकता है, इन्वर्टर डूब सकते हैं। हाँ, एक ये होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट से फ्री होना चाहिए लैंड, हाँ जी, है ना, क्योंकि ज़मीनों में अधिकतर सीमा विवाद आते हैं। तो आप पहले जब बना रहे हैं, हाँ, तो मेरा तो ज़मीन मालिकों से ये है कि पहले अपने लैंड की फेंसिंग करवा लें। 2 फायदे, एक तो हमारी यदि कोई सीमा विवाद कोई पड़ोसी से है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, हाँ, तो इंस्टॉलेशन के पहले, हाँ, और दूसरी चीज़ हमारी जगह सुरक्षित हो जाएगी, हाँ, ताकि कोई इस पर नुकसान कौन कर सकता है, जानवर वगैरह, हाँ, कोई जानवर आ गया वो उसको डैमेज कर सकता है, तो वो भी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो सबसे पहला काम होता है फेंसिंग का। ये जैसे हमने फेंसिंग कर रखी है यहाँ पे, आप किसी भी प्रकार की फेंसिंग हाँ कर जी, सकते हैं। हाँ जी, ये बारबर्ड वायर की जो फेंसिंग रहती है
उसके बजाय ये चेन लिंक फेंसिंग ज़्यादा उपयोगी रहती है। ओके। बारबर्ड वायर में आप टीले तार रहते हैं, हाँ। और उसमें से भी कोई भी कुत्ता बिल्ली अंदर जा सकता है, हाँ। मगर यहाँ से कोई भी प्रकार का जानवर नहीं जा हाँ। सकता है। हाँ। इसकी ऊंचाई कम से कम 5 फीट रखें, ओके। ताकि कोई भी उस पर क्रॉस ना कर पाए। हाँ जी। इसकी फेंसिंग हमने कर लिया, हमने हाँ जी। जमीन का विवाद भी सुलझा लिया, मगर रास्ते की बात कर रहे हैं। हो सकता है मेरा खेत 2 खेत अंदर हो मुख्य रोड से, हाँ। तो वहाँ तक आने के लिए अप्रोच रोड भी चाहिए हमें, हाँ। क्योंकि भारी भारी कंपोनेंट आते हैं, ओके। तो उनको लाना भी है। तो ऐसी जगह होना चाहिए कि हमारे वहाँ कम से कम, या तो अप्रोच रोड प्रॉपर नहीं है, तो प्लांट स्टैब्लिश करने के पहले अच्छे से मुरूम ग्रेवल डाल के, ये जैसे मैंने बना रखा है, हाँ जी, हाँ जी, है ना, किसी भी प्रकार के मौसम में आप यहाँ पर वाहन लेके आ सकते हैं। हाँ। तो ये इस प्रकार से पहले ही एक साइड में पूरा, जहाँ से भी मुख्य सड़क है, हाँ। वहाँ से लेके अपने खेत तक के लिए, और खेत के भी इंटरनल एक पार्ट में अप्रोच रोड पूरा प्रॉपर बनाए। वो अप्रोच रोड मिनिमम भी हाँ। 4 मीटर का होना चाहिए, ओके। मिनिमम। उससे ज़्यादा रखे तो बहुत अच्छा है, पर हाँ। मिनिमम 4 मीटर का अप्रोच रोड आप रखें। रखें, क्योंकि ये काली मिट्टी में पानी आएगा तो फिर यहाँ पे गाड़ी नहीं आ पाएगी। हाँ। मगर यहाँ पे ये कि हार्ड स्पेस है, हाँ। यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ आसानी से आ जाएगा, या किसी भी प्रकार का सामान वाहन हम यहाँ पर लाके अनलोडिंग कर सकते हैं। समझिए। ठीक है। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्री-एक्विजिशन की, कि यदि अब चलिए हमने हमारी बाउंड्रीज को भी आइडेंटिफाई कर दिया, उसको प्रोटेक्ट भी कर दिया, अप्रोच रोड भी बना दिया, हाँ। मगर एक ईपीसी कंपनी का काम है इंस्टॉलेशन, डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, और मगर एक जमीन मालिक का भी कुछ कर्तव्य होते हैं। हाँ। कि जमीन मालिक को भी ये देखना है कि सबसे पहले तो फेंसिंग कर दे, हाँ। वहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन, क्योंकि बिजली बनना 2 महीने 3 महीने बाद चालू होगी, जब भी आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, मगर जब तक काम चलेगा, हाँ। तब तक के लिए वहाँ पर इरिगेशन लाइट एटलीस्ट, हाँ। वहाँ पे नियर बाय जहाँ से भी हो, या जनरेटर की व्यवस्था, हाँ। या इन्वर्टर की व्यवस्था, क्योंकि खेतों की बिजली 10 घंटे ही चलती है, तो बाकी 14 घंटे के लिए एक इतना प्रोविजन था कि यहाँ पे लाइट वगैरह रह पाए। हाँ। पानी की व्यवस्था, लेबर आती है, कर्मचारी काम करते हैं, ये पाइलिंग वगैरह होती है, कॉस्टिंग होती है, तो पानी की व्यवस्था, तो ये चीज़ें उनको करना है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, हाँ। वो होता है सफाई। आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर चारे, क्योंकि बरसात होती है, हाँ। मिट्टी है, हाँ। चारा तो आएगा ही, हाँ। तो चारे के खत्म करने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ आती हैं, उसका प्रॉपर छिड़काव करके रखना चाहिए। ओके। क्योंकि ये चारा बढ़ेगा तो इसकी शेडिंग कहाँ पर आएगी, इस पे, हाँ। हाँ। और नुकसान होगा। दूसरी चीज़ प्रोडक्शन लॉस होता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए हम जब इस्टेब्लिश कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा यदि चारा गिरा हुआ है, चारा फैला हुआ है, तो हाँ। नट बोल्ट गिरेंगे तो वहीं पे ज़मीन में घूमने का, हाँ। ये परेशानी हो सकती है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम ज़मीन की साफ सफाई करवाएं, एक सिक्योरिटी गार्ड रखें, ताकि जो हमारी इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हाँ। उसकी व्यवस्था करें। वो वहाँ पर क्या चीज़ें आ रही है, क्या जा रही है, उस पर एंट्री कर पाए, और यहाँ की अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर पाए। तो कम से कम ये चीज़ें एक लैंड ऑनर को चाहिए कि वो हमारी ज़मीन से संबंधित, हो सकता है कभी कभार ज़मीन में ढाल नहीं होता है, हाँ। तो हम ज़मीन की लेवलिंग कर दें, हाँ। हाँ। या पानी कहीं भर रहा है तो वहाँ पे बैक फिलिंग कर दें। ओके। कहीं कभी ज़मीन में कोई ऐसा भाग रहता है जहाँ पे पानी पूरी ज़मीन का आके बीच में हो जाता है, हाँ। तो यदि ऐसा कहीं बीच में है तो उसको बैक फिलिंग पहले ही कर दें, और उसका वे एक बना दे, ताकि बरसात के दौरान वो पानी बाहर निकल जाए। हाँ। क्योंकि पानी यदि जल भराव होगा तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी प्लेट्स को नुकसान कर सकता है। ओके सर, बस एक आखिरी सवाल, जिसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा। अरे वाह कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे जी। सर, ये पूरा प्लांट बनाने में, इस पूरे प्लांट के एप्लीकेशन से इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग तक, इतने लंबे प्रोसेस में मुझे यकीन है कि कहीं कहीं कुछ दिक्कतें आई होंगी। तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो आपको आई हों, और उनसे आपको और दर्शकों को कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले जो दिक्कतें से बात करें तो सबसे बड़ा जो पार्ट आता है लाइजनिंग से रिलेटेड ही रहता है। ओके। है ना, और दूसरा पार्ट रहता है मौसम, एटमॉस्फेरिक। हाँ। तो मेरा यही सभी किसान भाइयों से, या जो भी हमारे दर्शक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सबसे पहले लाइजनिंग पार्ट की तरफ जाएं, लाइन परमिशन वगैरह के लिए। ओके। तो लाइन परमिशन यदि हमारे पास आ जाता है तो हम इसमें एस्टीमेट बनता है,
जीपीएस सर्वे होता है, परमिशंस आती, ये हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, जो उस चीज़ की उनके लिए रूटीन वर्क रहता है ये, तो वो कर सकते हैं उसके लिए। तो पहले सबसे पहले हम लाइजनिंग को करें ताकि हमारा कंपोनेंट जो इंस्टॉलेशन में अनवांटेड देरी ना हो पाए। दूसरा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें, आजकल हमारे पास सभी संसाधन हैं, हम नेट से देख लें कि आने वाले कुछ महीने, 1 महीने 2 महीने हमारा बरसात तो नहीं है, या ऐसा कोई अनवांटेड डिले तो नहीं हो सकता है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही साइट का काम शुरू करें, प्रोटेक्शन करें। यदि मान लीजिए हम बरसात के टाइम में काम कर रहे हैं तो सीमेंट वगैरह जमने की संभावना हो सकती है, जल भराव की हो सकती है। यदि हम ट्रेंच खोदते हैं, यहाँ क्योंकि खुदाई भी करना पड़ती है केबलें गाड़ने के लिए, ट्रेंच में पानी भर सकता है, तो ये अनवांटेड काज आ सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए एक सूटेबल मौसम का इंतजार करते हुए ही काम चालू करें। जल्दबाजी के चक्कर में, हम हड़बड़ी के चक्कर में यदि करने जाएंगे तो हो सकता है हम नुकसान उठा लें। जी सर, और आखिरी रिक्वेस्ट है, ये मैं आखिरी करके मैंने 3 कर दिए, लेकिन ये आखिरी रिक्वेस्ट है सर, ये मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से सीधे बात करें और आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए, जो किसान भाई इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, जो भू मालिक ऐसे प्लांट लगाना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश है वो हमारे साथ शेयर कर दीजिए। संदेश तो ये बोलना चाहूँगा कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश शासन की एक ऐसी योजना है जिसमें हम देश को और किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि ऐसी योजना के लिए जब भी टेंडर आए तो आप अच्छे से किसी भी एपीसीसी, जैसे कि मैंने सोलर शोर्स के साथ काम किया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश को ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान प्रदान करें और आप अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बने। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, थैंक यू आपने जो हमें पूरा प्लांट विजिट कराया, सारी डिटेल में बताया। हम लोगों को और भी डिटेल में कभी समझना होगा तो हम फिर आएंगे आपके पास। बिल्कुल, आपका ही ये अपना ही प्लांट है, आप कभी भी आएँ, स्वागत है। आपके लिए भी है कि सर का प्लांट अगर आपको विजिट करना है तो ये खरगोन जिला कसरावत ग्राम में दोगावा में ये भूमि है, मोगावा ब्राह्मण गांव रोड पर। हाँ जी, ये जमीन आती है। आप कभी भी आकर यहाँ पे प्लांट में विजिट कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो हमारा यार्ड है, जो ग्रिड यार्ड है, उसको बाहर से देखें ताकि वहाँ पे गार्डियस कंपोनेंट्स रहते हैं। हाँ जी, तो आप प्लांट को विजिट करें बिल्कुल, और जो भी हमारी तरफ से यदि कोई आपको सहयोग होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं, गाइडेंस देने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, आइए, थैंक यू वेलकम। सो मच।